आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स जो कभी भी राजनीतिक गलियारों में नहीं दिखा, लेकिन सत्ता के अलावा जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के अंदर कैसे कैसे षड्यंत्र होते हैं, उन षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने वाले मेरे बड़े भाई, जिनको लोग शॉर्ट फॉर्म से तो जानते हैं, लेकिन उनके पूरा नाम क्या है वो शायद मुझे भी नहीं पता था। जी, मैं बात कर रहा हूं रामास्वामी वेंकट सुब्रामणी, जिनको लोग आरवीएस मनी के नाम से जानते हैं। आरवीएस मनी भारत में वो नाम है जिन्होंने हिंदू टेरर की पूरी कहानी को कलमबंद किया। आप भारत सरकार के गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी थे और वो तमाम सारी चीजें देखी कि सत्ता और व्यवस्था के कुछ लोग मिलकर कैसे भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, और 26/11 का वो पूरा मामला क्या था, कैसे था, वो सब बाहर आया, और हिंदू टेरर की कैसे थ्योरी भारत के नेताओं ने किस तरीके से बुनी। और आज एक चर्चा का विषय आजकल बहुत चल रहा है, हाल के दिनों में एक नया शब्द भारतीय राजनीति के अंदर आया है, टूल किट। ये टूल किट क्या है, इसकी बहुत चर्चा है। अगर हम साधारण भाषा में, भारतीय आम भाषा में कहें तो इस टूल किट का आज के जमाने में सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे मिले हुए दस्तावेज, सोशल मीडिया पे वो तमाम दस्तावेज, उनको टूल किट का नाम दिया गया है। अब सवाल यह है कि ये टूल किट किसने तैयार किया। इसे मैं टूल किट को कहता हूं षड्यंत्रों की पोटली। क्या ये भारत राष्ट्र के खिलाफ है, भारत देश के खिलाफ है? इसमें भारत के आंतरिक गद्दार शामिल हैं? क्या ये सत्ता के खिलाफ अघोषित विद्रोह है? ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन मैं क्योंकि आरवीएस मनी साहब के साथ आज बात कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि आज की इस सोशल मीडिया की परिभाषा में इसे टूल किट कहा गया होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आरवीएस मनी उन लोगों में से हैं कि जब टूल बाहर थे और किट दिखाई नहीं दे रहा था, तब वो समझ गए थे कि इस टूल किट के अंदर कौन कौन से टूल रखे हैं, और वो उन टूलों को जानते हैं, उन टूलों के पीछे की बात जानते हैं, उन टूलों के ऑर्डर्स को जानते हैं। लिहाजा आरवीएस मनी भारत में एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो आज के टूल किट के बहुत सारे टूलों के बारे में वो सच्चाई जानते हो जो देश नहीं जानता। तो आखिर ये टूल किट आज के जमाने में जो दिखाई देता है, सिर्फ ये टूल किट है, या ये टूल किट अलग अलग शक्लों में अलग अलग समय पे था जब भारत के राष्ट्रवादी लोग या भारत की आम जनता नहीं जानती थी? क्या ये टूल किट 26/11 में था? क्या ये टूल किट इस देश में हिंदू टेरर में भी था? तो बहुत सारी चीजें हैं। आज इस विषय पे जो टूल किट का मामला है, इस पे समग्र चर्चा करेंगे। मैं आरवीएस मनी साहब से पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मनी साहब ने इस चर्चा के लिए मुझे अपना समय दिया, और मैं चाहता हूं कि मनी साहब इस बात को खुद ही अपने शब्दों में, अपनी भाषा में देश को बताएं कि आखिर ये टूल किट क्या है, और इस टूल किट के आने से पहले कितने सारे टूलों को वो जानते हैं और वो व्यवस्था में कहां कहां बैठे हैं। मनी साहब, आपकी बारी। मैं नमस्कार, संपूर्ण श्रोताओं को मेरा नमस्कार। पुष्पेंद्र जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं, वो कुछ अधिक हमारी प्रशंसा करते हैं। हमें पता है कि हम उनका स्नेह भाव है। जितना तत्व मेरे संज्ञान में है और उसकी जो कड़ियां है, उसको आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आज जो टूल किट जो समा बांध दिया है, जिसको एक बंदिश में बांध दिया है, वो भिन्न भिन्न टुकड़ों में, भिन्न भिन्न जगह पे कुछ 15 साल से उपस्थित है। उससे पूर्व भी रहे होंगे, इसका ऐसा कोई संज्ञान नहीं है, परंतु इतिहास में तो ये गवाह है। इतिहास सच में बताए तो संस्कृत में इतिहास को 10 इंडीड इट हैपेंड बोलते हैं, परंतु हमारे इतिहास में
इति 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 मतलब इतिहासा उसको बोलते हैं, परंतु हमारे इतिहास में कैसे झूठों को हैपेंड कह के बोला गया, इसके बारे में मुझे विश्लेषण देने की ना आवश्यकता है इस संदर्भ में, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक कार्य सूची के साथ हम शुरू कर रहे हैं कि आज के टूल किट के संबंध में क्या टूल किट पहले थे। और ये अवश्य मैं बता दूं आपको, मैं अश्योरेंस दे दूं कि ये आश्वासन दे दूं कि टूल किट तो जो फाइलों में मैंने जो पढ़ी है, जो तत्वों को देखा है, बाकी सरकारी दस्तावेज भी अगर आप जाएंगे तो 2004 से उससे पहले का मैंने कोई ऐसा प्रमाण नहीं देखा, परंतु 2004 से ही इसका निर्माण, नींव, अस्तिवार, आधारशिला बनना शुरू हो गया था। राज्य में प्राप्त होने के बाद जब केंद्र राज्य में यूपीए की गठन होके एक तरीके से एक सोच की सरकार आई थी केंद्र में, उसके तुरंत ही बाद एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई गई थी, जिसका जो अध्यक्षता हमने एक किसी मैडम को दिया था, जो आज बड़े पैमाने पे काफी विपक्ष के नेता के नेतृत्व, पूरा विपक्ष उनके नेतृत्व में है। ये भिन्न भिन्न दलों में है, परंतु नेतृत्व अभी भी उनका चलता है। कहां से उनको आदेश मिलता है इसका कोई संज्ञान नहीं है, न कोई प्रमाण है, परंतु वो इनका एक कार्य सूची है, उसको यहां चलाया जाता है। और टूल किट में जैसे ही राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन हुआ था, उसके सदस्यों को देखिए। जॉन ड्रीज वो व्यक्ति हैं जिनकी सहधर्मिणी कहो या साथ रहने वाली कहो या पत्नी, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। बेला भाटिया नक्सल्स की नंबर 1 लीडर है, उनको प्रोत्साहित करती है, उनको वित्तीय सहायता में, व्यय के सहायता में मदद करती है संपूर्ण तरीके से। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। और दूसरा कौन, आपने 2002 में गोधरा में पोस्ट गोधरा रैट के बारे में काफी लोग बोलते हैं, काफी कुछ लिखा गया, किताबें लिखी गई है, राणा अयूब की किताब है या वो क्या नकवी है, कौन, सबकी किताबें हैं। परंतु 2002 के अंदर मैंने इसको एक हलफनामा, एक वचन पत्र के रूप में कुछ तत्वों को गुजरात हाई कोर्ट में समर्पित किया है, दाखिल किया है, वो भी उनके आदेश पे। मैंने अपने स्वेच्छा नहीं किया, वहां से आया था। तो एक कोई ऐसे व्यक्ति थे जिनका परिजन 2002 के साबरमती एक्सप्रेस के दुर्घटना में मारे गए थे, तो उन्होंने एक याचिका लगाई थी। उनका नाम है सरदार जी मगन जी वाघेला। उन व्यक्तियों ने एक याचिका लगाई थी गुजरात उच्च न्यायालय में। उसके संदर्भ में मैंने कुछ कहा था, उसके बारे में आज तक कोई भी चर्चा, संवाद किसी भी मीडिया में नहीं हुई। राम भक्त आ रहे थे, राम सेवक आ रहे थे साबरमती एक्सप्रेस में, S5 और S6 कोचेस में थे। गोधरा स्टेशन में, पहले वाले दिन ही, उसके आगमन से पहले वाले दिन की इतनी तैयारी हो चुकी थी कि 140 लीटर एक अमन गेस्ट हाउस जो गोधरा स्टेशन के बिल्कुल सामने है, उसमें स्टोर किया गया था 140 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये मैंने समर्पित किया है गुजरात उच्च न्यायालय, वहां से शुरू होती है। उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। वो हाजी साहब जिनके, जो उस गेस्ट हाउस के मालिक थे, उनके गेस्ट हाउस में रखी गई थी। ट्रेन लेट आई, विलंब होके पहुंची, विलंब होके पहुंच के चली गई थी, क्योंकि ये लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि 140 लेके, तो चेन खींची गई। चेन खींच के उसके बाद S5 S6 कोच में 140 लीटर से आग लगाई गई थी। ये है तत्व। मैं आज
बड़े दुखद के साथ कह रहा हूं, मैंने अपने किताब में भी लिखी है, मैंने वचन पत्र हलफनामा, जो बिकॉज हमारी जो भाषा भी जो है ना, अंग्रेजों ने और अन्य लोगों ने आके हलफ वचन पत्र को हलफनामा के नाम दे दिया, जो उर्दू से मुझे ऐसा कोई पता नहीं, मगर मैं अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास यही करता हूं कि मेरे हिंदी जो है शुद्ध सनातनी हिंदी हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। 140 लीटर पेट्रोल जो है कोई किचन में यूज नहीं होता, और किचन में पेट्रोल यूज नहीं होता। फिर वहां के डीएम ने कुछ किसके आदेश पे किया पता नहीं, पर वहां के डीएम ने उसको कैसे कवर अप किया इसका पता नहीं, इन चीजों का बाहर आया ही नहीं। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाद में आया। और जैसे ही 2004 में राज्य में पुनरागमन के बाद, एनएसी के गठन के बाद, जो डीएम जिन्होंने वहां पर उनको बचाव की थी, उनको ओएसडी एनएसी बनके डायरेक्टर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल कहके सोनिया जी के निजी स्टाफ पे लाया गया। ये सब तत्व हैं, मैं नहीं कह रहा, आप कोई भी जाके इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो वहां से तो ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, हमें कई आपको उदाहरण मिलेंगे जहां इंदिरा गांधी जी के टाइम पे काफी कुछ हुआ, बाद में राजीव जी के टाइम पे काफी कुछ हुआ, और कुछ मैं कहना चाहता हूं जो एक और ग्रंथ में कोशिश करूंगा मैं लाने की, उसके ऊपर थोड़ा तत्व और इकट्ठा कर रहा हूं। मेरे जनक जी ने मुझे समझाया था, वो भी विशेष तौर पे, वो भी मंत्रिमंडल सचिवालय में एक जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी थी, उसमें सेवा करके निवृत्त हुए थे 1981-82 में। तो मैं ये कहना चाहता हूं, तो ये सब चीजें, तो इस तरीके से उन्होंने उनके जो अधिकारी वर्ग में उनके अपने टूल किट के लोग काफी सारे हैं, आज भी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई डिफरेंसेस नहीं होता कि राज्य सरकार किसके हाथ में है, परंतु उनको मदद करने वाले आज भी अधिकारी वर्ग में है। ये सत्य है कि एक अभियान चली थी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, तो कुछ करप्ट ऑफिसर्स को निकाले जाने की, परंतु उसमें कितने करप्ट ऑफिसर्स, बेईमान अधिकारी निकले गए थे, उसके बाद वो अभियान भी बंद हो गई, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा कनेक्शन है, उनकी एक लॉबी है जो पूरे अधिकारी वर्ग में, वो आईएएस हो, रेवेन्यू सर्विस हो, इनकम टैक्स हो, या सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस हो, या किसी अन्य सर्विस में हो, वही ये बिल्कुल पूरा लॉबी है। और वो कुछ भी आपको रिफॉर्म लाने के प्रयास में बाधा जरूर अटकाएंगे। इसी तरीके से अधिकारी वर्ग में एक और के अलावा कुछ न्यायाधीश वर्ग में भी है। आप आज सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ दीजिएगा, आज से 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ दीजिए, आपने देखा होगा काफी अधिकतम संख्या इसमें मुंबई से है। जस्टिस बोबडे हुआ करते थे, जस्टिस कानविलकर है, पता, मैं किसी के ऊपर कोई निजी टिप्पणी करता, मैं सर्वोच्च न्यायाधीश बहुत ही आदरणीय है, इसमें कोई, परंतु एक राज्य से कुछ ज्यादा ही लोग सुप्रीम कोर्ट में है। और इस संदर्भ में एक बहुत बड़ी चीज आप लोगों के ध्यान में नहीं होगा, ये अधिकतम लोग हाई कोर्ट में जब एलिवेट हुए थे वो सब मुंबई से हुए थे। अब कौन कितना है पता नहीं। और उन दिनों मुंबई महानगर का शासन में एक व्यक्ति जो कुछ कहते हैं जिनका निधन हो गया और कुछ कहते हैं आज भी कराची में है, उनका हस्ताक्षेप, उनके दाखिला के बगैर कुछ भी पत्ता नहीं हिलता था। वो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट, बार से हाई कोर्ट का एलिवेशन हो, उस 90 के दशक में ऐसा होता था। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मगर इसका हमने बिंदुओं को जोड़ के नहीं देखा।
ये मैं कुछ नहीं कह रहा कि कोई सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल ही मेरिट्स के आधार पर हुआ है या जब कुछ है, परंतु ये भी एक बिंदु है जो हमें बहुत ही जरूरी है, हमें ध्यान देना चाहिए। और कई सारे आज उस राज्य से आज हमारे पास न्यायपालिका है, न्यायाधीश हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए हैं। ये एक मैं यहीं पे छोड़ता हूं, परंतु लोअर न्यायाधीशों में भी कई ऐसे लोग हैं। मैंने 2018 22 अप्रैल को एक इंटरव्यू दी थी। मेरा स्वेच्छा सेवानिवृत्त के आने के बाद संडे गार्डियन के एक पेपर में उस पर लिखा है, ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक सेक्टर चीफ्स, civil servants, media personnel, including advocates, were honey trapped by ISI in UP. It is a matter of record. I have already said it, and काफी गोपनीय संस्थाओं से ये सूचना हमारे पास थी। ये कैसे आई, उससे पहले एक कन्विक्शन केस भी हुआ था। एक विशाल उपाध्याय जो एक बहुत बड़े ब्रिगेडियर का सुपुत्र थे, पूना में इंजीनियरिंग करते थे, 2007 में उनको सेंटेंस हुई थी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में, क्योंकि अपने पापा के कुलीग्स के घर में जाके संपर्क बना के वहां से कई सेंसिटिव डिटेल्स लाके पाकिस्तानी हैंडलर को देते हुए पकड़े गए। और उसके बाद ये इतिहास ऐसे, ये तो बेचारा बच्चा था, परंतु उन्होंने उसको भी हनी ट्रैप ही किया गया था कोई, परंतु उसी के हनी ट्रैप फॉर्मेट में अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स, पीएसयू चीफ्स, और पीएसयू चीफ्स में उस जगह पे मैंने यहां तक उससे बोला था कि मऊ के एक जगह में तो एक पर्टिकुलर मस्जिद में कुछ रिकॉर्ड तक मिल जाएंगे इसके, कि जहां पर उन्होंने कलमा पढ़ के दूसरी निकाहें करवाई, और वो लड़कियां सारी आईएसआई की एजेंट्स थी, वो नेपाल से आती थी। तो ये एक और हनी ट्रैप, ये भी एक तरीके का टूल किट का हिस्सा है, एक टूल है, ये भी एक टूल है कि बेसिकली जो ओपिनियन मेकर्स हैं, तो उन दिनों तभी हमारे पास ऐसा हुआ कि 2007 का जो कोर्ट्स के अंदर हमला हुआ था 23 मार्च या 23 नवंबर 2007 को, उसके अंदर भिन्न भिन्न तरीकों से 4-5 बार हमने राज्य सरकार को अवगत करने के बावजूद भी ये हमला हुआ था। ये आतंकवादी हमला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर हुआ था और हम रोक सकते थे, परंतु ये भी होने दिया। और उसके संदर्भ में उसके बाद में कई चीज निकल के आई थे, तब पता चला। तो वो जो हनी ट्रैप थे उन्होंने सीधा सत्ता को ब्लेम करना शुरू कर दिया, और सत्ता ने कहा कि नहीं वो नहीं, ये नहीं, आपस में। और उसका क्या है कि उसका आगे हम बढ़ नहीं सके, और हर आतंकवादी हमले के बाद यही होता रहा। कभी कभी हिंदू को बता दिया कि ये हिंदू आतंकवाद है। आरिफ कस्मानी जिन्होंने आईएसआई से ठेका लिया था, वो बेचारा चिल्ला रहा है अमेरिकन मीडिया में जाके, अमेरिकन को बोल रहा है कि भाई मैंने दिया है, नहीं तो आईएसआई मेरी पैसा मार जाएगी। आरिफ कस्मानी एक ऑर्गेनाइज गैंग सिंडिकेट का कराची वाला टॉप है। उसने कहता हमारे आदमियों ने क्या, कहता नहीं पाकिस्तान कहते नहीं आईएसआई भारत सरकार के हिंदुओं कहते हैं हिंदुओं ने किया तो तुझे पैसा नहीं मिला। वो खुद कह रहे और हमारे देवता कहते हैं कि नहीं जी ये तो हिंदुओं ने किया। तो एक ये डिनाइल जो होती रही, ये मालेगांव 2008 में भी हुआ था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि साध्वी जी और अन्य लोगों को इस संदर्भ में आज तक प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बहुत ही, क्योंकि न्यायपालिका के अंदर भी आज ऐसे देखिए, जब न्यायपालिका के अंदर जब ये निर्णय बता दिया गया था, उसके बाद भी हमारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिनके बारे में मैं अपने ग्रंथ में लिखा है कि इसका जो चयन हुआ था वो भी किसी के कहने पे हुआ था, वो ऐसे कर गया। तीसरी बात,
मुंबई हमला तो हम बिल्कुल रोक सकते थे। मैं खुद नहीं कह रहा, पी चिदम्बरम साहब का आप स्टेटमेंट पढ़िए 11 दिसंबर 2008 में लोकसभा में उन्होंने, संसद में जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो बहुत ही पवित्र होता है, पावन होता है। उसमें यह उम्मीद होती है, यह आशा होती है कि जो भी सदस्य संसद में बोल रहे हैं वो 100% पूरे निष्ठा से बोल रहे हैं और 100% सत्य बोल रहे हैं।